रिश्ते। सुबह का समय था। ऑफिस जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। खाने की मेज पर नाश्ते का इंतजार सुबह का अखबार पढ़कर हो रहा था। पत्नी शर्मिला रसोई में नाश्ते के साथ ऑफिस ले जाने का लंच का टिफिन भी पैक करने में व्यस्त थी। मध्यम वर्गीय परिवार की तो लिखने पढ़ने की मेज और खाने की मेज एक ही होती थी। शुक्र है कि कुछ समय पहले खाने की मेज खरीदी, वरना बिस्तर पर ही नाश्ता खाना सोना सब कुछ होता था। अखबार बंद करो, नाश्ता तैयार है। शर्मिला ने रसोई से आवाज दी और ट्रे में नाश्ता सजाकर ले आई। ब्रेड मक्खन के साथ आलू के चिप्स देखकर सुनील चहक उठा। आज आज तो एकदम छुट्टी के दिन वाला नाश्ता बना दिया। मजा आ गया। आज मेरा व्रत है, खाना सीधे शाम को ही बनाऊंगी। सोचा सुबह कुछ हल्का और नया बना दूं आपके लिए, शर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे सजा धजा और सुस्त देखकर सुनील को याद आया कि आज करवा चौथ है, वरना शर्मिला सुबह सुबह नहा धोकर तैयार नहीं हो जाती। इस समय तक रात के कपड़ों में ही होती है। सुनील पहला निवाला मुंह में रखता उसके पहले ही दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही सुनील ने दरवाजा खोला, सामने पुलिस के सिपाही को देखकर बहुत चक्कर आ गया। सुनील के कुछ कहने से पहले ही सिपाही ने प्रश्न किया, क्या सुनील आपका नाम है? हाँ, कहिए क्या काम है? आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, थाने चलना है। पुलिस को देखकर शर्मिला भी परेशान हो गई। दोनों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उनके खिलाफ थाने में शिकायत कर सकता है। गला साफ करते हुए सुनील बड़ी मुश्किल से पूछ सका, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, शिकायत किसने की है? अब सिपाही ने अरियावणी अंदाज में कहा, घबराना सुनील, दुश्मनी ना है, यति तो शिकायत हुई है। शरीफ आदमियों को कोई ना जीने दे, घबराना। सिपाही की बातें सुनील को समझ नहीं आई। शर्मिला भी टुकुर टुकुर देखती सुनती रही, कुछ बोल नहीं सकी। सुनील के खिलाफ शिकायत गले के नीचे नहीं उतर रही थी। टेम न खराब कर, मैंने घने सारे काम है, जल्दी कर। सिपाही की बात सुनकर हिम्मत जुटाकर फुसफुसाया, चलिए। सुनील के मुख से इतना सुनकर शर्मिला बोली, अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी चलती हूँ, पता नहीं क्या हो जाए थाने में। कहकर फटाफट चप्पल पैरों में डाली और सुनील के पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। भला हो करवा चौथ का, जिसके कारण वह सुबह सुबह तैयार हो गई थी, वरना नाइटी में ही साथ चल पड़ती। सुनील इस सोच में डूबा था कि उसने कौन सा गुनाह कर दिया कि पुलिस थाने में पेशी हो रही है। थाने का नाम कर तो अच्छों अच्छों की पसीने छूट जाते हैं, तो सुनील ठहरा एक आम आदमी जो सुबह ऑफिस निकल जाता है, शाम को घर आकर अपने बीवी बच्चों के साथ तक ही जीवन सीमित है। अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है कोई सरोकार नहीं। उसके थाने के नाम पर होश ही गुम हो चुके थे। थाना घर के पास ही था। पुलिस जीप में मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 2 साल से पुलिस जीप में बैठा है और थाना है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा है। थाने पहुंचकर चुपचाप एक मुजरिम की तरह हाथों में बांधकर सिपाही के पीछे पीछे चलने लगा। थानाध्यक्ष के सामने डॉक्टर सुभाष को देखकर सुनील एकदम आश्चर्यचकित हो गया। वह कुछ सोच सकता उससे पहले थानाध्यक्ष के चेहरे के हावभाव शर्मिला का हुलिया देखकर आश्चर्यचकित हो गए, मानो आंखों ही आंखों में कह रहा हो, थाने आने के लिए सज धज कर बैठी थी क्या? आप कौन? मेरी पत्नी, सुनील ने कहा। बैठिए, थानाध्यक्ष ने कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहा। कुर्सी पर बैठकर शर्मिला ने आंखें थोड़ी ऊपर की और सामने डॉक्टर सुभाष को देखकर दंग रह गई। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नमस्ते भाई साहब। डॉक्टर साहब ने प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया। वह टस से मस नहीं हुआ। उसने शर्मिला के अभिनंदन को अनदेखा कर दिया। थानाध्यक्ष की अनुभवी आंखें बहुत कुछ बातों की गहराई में पहुंचकर जांच पड़ताल कर चुकी थी। क्या आप डॉक्टर साहब को जानते हैं? थानाध्यक्ष के इस प्रश्न पर सुनील ने कहा, जी हाँ,
डॉक्टर साहब मेरे बड़े भाई है, हम एक ही घर में रहते हैं। इतना सुनकर थानाध्यक्ष ने डॉक्टर सुभाष से कहा, डॉक्टर साहब अब आप जाइए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप चिंता न करें। यह सुनकर डॉक्टर सुभाष ने प्रस्थान किया। डॉक्टर सुभाष के जाने के बाद थानाध्यक्ष ने सुनील और शर्मिला की तरफ देखकर कहा, आप नर्वस लग रहे हैं, थोड़ा पानी पीजिए, अपने को स्वस्थ कीजिए, फिर बात करते हैं। पानी पीकर सुनील ने पूछा, मेरा क्या कसूर है जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? मैंने तो कुछ नहीं किया है। घबराओ मत, पहले मुझे यह समझने दो कि आपका और डॉक्टर सुभाष का रिश्ता क्या है। क्या आपका कोई झगड़ा हुआ है? सुनील ने थानाध्यक्ष को समझाना शुरू किया। मैं और डॉक्टर सुभाष ताऊ चाचा के लड़के हैं। हमारी उम्र में 2 साल का फर्क है। डॉक्टर सुभाष मेरे से 2 साल बड़े हैं। हमारा 2 मंजिला का मकान है। नीचे के तल में ताऊजी की और ऊपर की मंजिल में हम रहते हैं। डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक चलाते हैं। पहले तो रहते भी यही थे, लेकिन अब अलग मकान बना लिया है। सुबह शाम को क्लिनिक आते हैं। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुभाष के डॉक्टर बनने के बाद हम सब डॉक्टर सुभाष ही कहते हैं। बिना डॉक्टर लगाए सुभाष नहीं बोलते हैं। डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस अच्छी चलती है और 2 जाने माने हॉस्पिटल में विजिट भी करते हैं। अच्छा पैसा और नाम बनाया है। मैं तो नौकरी करता हूँ। थोड़ा पढ़ने में मन नहीं लगता था, ज़्यादा पढ़ नहीं सका। डॉक्टर साहब का नाम अब शहर के नामी डॉक्टरों में होता है। थोड़ा मिलना जुलना कम हो गया है। आर्थिक और सामाजिक स्तर में अंतर आ गया है। कहकर सुनील चुप हो गया। कोई आपका खटारा स्कूटर भी है? स्कूटर पुराना है, लेकिन खटारा नहीं है, एकदम बढ़िया चलता है। कहाँ खड़े करते हो स्कूटर को? नीचे मकान की दीवार के साथ खड़ा करता हूँ। जहाँ आप स्कूटर खड़ा करते हो वहां से हटाकर पीछे सर्विस लेन में खड़ा कर लिया करो। लेकिन क्यों? डॉक्टर साहब की शिकायत है कि आपका स्कूटर उनके क्लिनिक के गेट पर खड़ा रहता है, जिससे मरीजों का रास्ता रुकता है। सरासर झूठ है। मैंने आज तक क्लिनिक का रास्ता नहीं रोका। गेट छोड़कर दीवार के साथ सटाकर स्कूटर रखता हूँ। आप खुद चलकर देख सकते हैं मेरा स्कूटर कहाँ खड़ा होता है। अभी ऑफिस जाने के लिए निकला भी नहीं है। अगर मेरे स्कूटर से क्लिनिक का रास्ता जरा सा भी रुके, आप जो सजा कहें मैं कबूल करूंगा। कहते हुए सुनील उत्तेजित हो गया और मेज पर एक जोरदार मुक्का मारकर कुर्सी छोड़कर उठ गया। इतनी उत्तेजना सेहत के लिए अच्छी नहीं है। शांत होकर कुर्सी पर बैठो। थानाध्यक्ष ने इशारा करके सुनील को बैठने को कहा। सुनील बैठ गया। उसकी आंखें नम हो गई। ऐसा लगने लगा कि शायद वह रो पड़ेगा। स्कूटर को थोड़ा पीछे खड़ा करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और समस्या हल हो जाएगी। समस्या मैं समझ गया। बात स्कूटर की नहीं, बल्कि अहंकार की है। डॉक्टर साहब का स्तर अब मुझसे कहीं अधिक हो गया है। उनका उठना बैठना बड़े लोगों में है। शहर के नामी गरामी लोग उनके मरीज है। नेता अभिनेता भी डॉक्टर साहब के इलाज करवाने आते हैं। एक से एक बड़ी गाड़ी उनके सामने। भाई का पुराना स्कूटर कोई मायने नहीं रखता। वो भूल गए हैं कि इसी स्कूटर पर शादी से पहले भाभी जी से मिलने जाते थे। पिछली सीट पर भाभी जी बैठती थी। इंडिया गेट और पुराना किला भी डॉक्टर साहब की प्रेम कहानी के गवाह है। और आज वही प्रेम का प्रतीक स्कूटर आंखों में खटक रहा है। कहते कहते सुनील भावुक हो गया। ठीक है सुनील जी, मैं आपके साथ थाने से एक आदमी भेजता हूँ। वो स्कूटर की जगह देखकर मामला शांतिपूर्वक सुलझा देगा। सुनील और शर्मिला पुलिस जीप में घर वापस आ गए। स्कूटर घर के दीवार के साथ सटा हुआ खड़ा था। क्लिनिक के गेट से थोड़ा सा हटकर स्कूटर की पार्किंग की जगह देखकर सिपाही ने सुनील से कुछ नहीं कहा। वह डॉक्टर सुभाष से क्या बातें कर रहा था, सुनील ने नहीं सुनी। वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। ऑफिस फोन करके छुट्टी मांगी
और बिस्तर पर लेट गया। शरीर शिथिल हो गया था, मन शून्य। छत पर हिलते हुए पंखे को एकटक देखते हुए सुनील अतीत में पहुंच गया। डॉक्टर सुभाष उससे 2 साल बड़े और 2 क्लास आगे थे। एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ स्कूल आना जाना, एक ही टिफिन में मध्याह्नंतर के समय खाना खाना, एक साथ खेलना। सबसे पसंदीदा खेल कंचों का था। संयुक्त परिवार में छोटे बच्चे बड़े बच्चों से सब कुछ सीखते हैं। सुनील ने भी कंचे खेलना सुभाष से सीखा। मकान की छत पर एक लकड़ी के बक्से में कंचे रखे होते थे। स्कूल से आने के बाद माँ और ताई की नज़र बचाकर सुनील और सुभाष छत पर चढ़कर कंचे खेलते थे। मौसम कोई भी हो, कंचे का खेल का नियम नहीं टूटता था, साथ ही नहीं टूटता था। माँ और ताई से पिटाई का सिलसिला कसकर बेलन से पिटाई होती थी। वे बेलन अब नहीं है, पर यादगार के लिए कुछ कंचे आज भी सुनील ने संभाल कर रखे हुए हैं। दूसरी ओर शर्मिला का चित्त भी अशांत था। सुनील को सांत्वना देने के लिए उसने पूछा, क्या सोच रहे हैं? सुबह से कुछ खाया नहीं, बस पुराने दिन याद आ गए। वो भी क्या दिन थे? तेरा मेरा कुछ भी नहीं था, बस हम दोनों भाई थे, सुख दुख में सदा साथ। और आज सुभाष एक सफल मशहूर डॉक्टर बन गया तो मेरा स्कूटर उसकी प्रतिष्ठा को कम कर रहा है। छोड़ो भी इन बेकार की बातों को, क्यों मन अशांत करते हो? कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्या फायदा? बात इतनी बढ़ जाएगी सोचा नहीं था। तुमसे बताना भूल गया, पिछले महीने जब तुम मायके गई थी, तब एक दिन ऑफिस जाने के समय में स्कूटर स्टार्ट कर रहा था। डॉक्टर साहब कार से उतरे और कहने लगे, सुनील, तेरा खटारा स्कूटर यहाँ नहीं खड़ा होगा, पिछली लेन में खड़ा कर। मैं अचानक डॉक्टर सुभाष के मुख से यह बात सुनकर अवाक रह गया था। उस दिन बात काफी गर्म हो गई थी, तू मैं भी हो गई थी। मैंने कभी क्लिनिक का रास्ता नहीं रोका, दीवार के साथ सटाकर पिछले 13 साल से खड़ा कर रहा हूँ। उस दिन 13 सेकंड में फरमान सुना दिया कि गेट पर खटारा स्कूटर खड़ा करने से उनके नाम पर भट्टा लगता है, उनका स्टेटस खराब होता है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डॉक्टर सुभाष इस बात पर थाने चले जाएंगे। बड़े आदमियों के साथ उठना बैठना, पुलिस में भी दोस्ती है, इसीलिए थानेदार ने इस बात पर थाने में हाजिरी लगवा दी। क्यों दिल छोटा करते हो? आखिर पुलिस भी मामला समझ गई, आपको तो कुछ नहीं कहा ना? शर्मिला ने सुनील का हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से हाथों को सहलाते हुए कहा, तुम्हें याद है शर्मिला, हमारी शादी पहले हुई थी क्योंकि डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस शुरू में ढीली चल रही थी, उनकी बाद में हुई थी। भाभी जी से मिलने जाते थे, हमारा यही स्कूटर लेकर हम अपना प्रोग्राम बदल लेते थे, ऑटो में या बस में सफर करते थे, लेकिन डॉक्टर सुभाष को कभी स्कूटर के लिए मना नहीं किया। आज वह अपनी प्रेम की निशानी को रुपयों के पलड़े में तोल रहा है। क्या आदमी इतना बदल जाता है रुपये और शोहरत पाने के बाद? कहते कहते सुनील भावुक हो गया। शर्मिला को पहली बार एहसास हुआ कि छोटी छोटी बातों को लेकर सुनील कितना भावुक हो उठता है। वह अपने बचपन और संवेदनाओं से कितना गहरा जुड़ा है। उसके लिए माया की दौड़ नहीं, मन का ठहराव अधिक महत्वपूर्ण है। वह भाई साहब के व्यवहार को देखकर कितना आहत हो गया है। उसने भी एक दो बार प्यार से ही सही स्कूटर बदलकर मोबाइक लेने का अनुरोध किया है सुनील से। क्या उस बात का भी सुनील को बुरा लगा होगा? सुनील ने भले ही कार्य क्षेत्र में धीमी प्रगति की है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है, अच्छा पति है, अच्छा पिता है। उसने परिवार के साथ सुंदर पल बिताए हैं और सबको खुश करने की प्रयत्न किए हैं। कुछ सोचकर वह स्टोर में गई और उस बक्से को निकाल लाई जिसमें सुनील के बचपन की यादें थी। बक्से में कुछ कंचे संभालकर अभी भी रखे हुए थे। एक बार सुनील ने कहा था कि वह अपने बेटे को कंचे खेलना सिखाएगा।
लेकिन वह बात हवा होकर रह गई। बेटे को कंचे खेलना नहीं सिखाया उसने। शर्मिला ने उत्तर में कहा था कि कंचे बीते हुए समय की चीजें हो चुके हैं। यह जमाना कंचे का नहीं, क्रिकेट का है। बच्चों को क्रिकेट सिखाओ। पुराने जमाने के खेल कोई नहीं खेलता। लेकिन आज की घटना ने शर्मिला को सुनील के अंतर्मन को समझने का अवसर दिया था। उसे लगा कि रिश्ते केवल इंसानों के बीच नहीं होते, कुछ वस्तुओं से भी इंसान रिश्ते बनाता है। शायद वस्तुओं के साथ बनाए गए रिश्ते इंसानी रिश्तों से अधिक गहरे होते हैं। शायद इसीलिए कि वस्तुएं हमें आहत नहीं करती। उसे लग रहा था कि भावनात्मक लगाव वाली ऐसी चीजों की निंदा करना या उन्हें छोड़ने को मजबूर करना अमानवीयता है। सुनील का कंचों के साथ घना रिश्ता है। हर दर्द पर सुनील कंचों की याद का मरहम लगाता है। ठीक है, कंचों का खेल पुराना हो गया, पर हर पुरानी चीज बुरी नहीं होती। और दिखावे की दौड़, वह कौन सी अच्छी चीज है जिसके लिए लोग अपना सुख चैन बर्बाद करते हैं और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता को खो बैठते हैं। इंसान की उम्र कितनी भी हो जाए, बचपन समाप्त नहीं होता। वह बड़प्पन का हिस्सा बनकर जीवित रहता है। उस बचपन को हमेशा कहीं जीवित रखना जरूरी है, केवल अपने लिए नहीं, मानवीयता के नाते भी उसे सिंचित रहना जरूरी है। शर्मिला ने सुनील को सामान्य करने के लिए कंचों का बक्सा निकाला। सुनील थोड़ा स्वस्थ होकर कुर्सी पर बैठकर सड़क की आवाजाही देख रहा था। शर्मिला, देखो, अंकुश की स्कूल बस आ गई, कहकर वह एक छोटे बच्चे की तरह कूदता फांदता सुनील सीढ़ियां उतरकर अपने बेटे अंकुश को लेने स्टॉप तक गया। बाप बेटे को बतियाते देखकर शर्मिला की चिंता दूर हुई। माँ के हाथों में बक्सा देखकर अंकुश ने पूछा, इसमें क्या है? बक्सा खोलकर खुद देखो। अरे, यह तो कंचों का बक्सा है। दो कंचे हाथ में लेकर अंकुश बोला, आज पापा तुम्हें कंचे खेलना सिखाएंगे, प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। फिर सुनील की ओर देखकर बोली, अंकुश को खाना खिला दो, मैं तब तक पूजा की तैयारी कर लूं। आज सारे दिन व्रत तो हुआ ही नहीं है। थाने की भागदौड़ में रात का खाना तक नहीं बना है। सुनील ने शर्मिला की ओर सुखद आश्चर्य से देखा। बरसों बाद इस पुराने खेल के लिए प्रेम और घर में उनकी स्वीकृति, वह भी मुस्कुराहट के साथ। आज अचानक यह परिवर्तन कैसे? यह थाने की सैर का फल था या करवा चौथ के व्रत का परिणाम? सुनील की इस आश्चर्य दृष्टि को देखने के लिए शर्मिला रुकी नहीं थी। वह अपने काम में व्यस्त हो चुकी थी। सुनील ने भी अंकुश का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए खाने की मेज पर आ बैठा। रसोई से हलवे की मीठी मीठी सुगंध आने लगी थी।